वो कहते हैं ना कि आपकी आज़ादी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे का नाक शुरू होता है। आखिरी क्लास में इस तरह नहीं पढ़ सका, लेकिन फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई से नाता ही टूट गया। फिर मैंने जितनी भी पढ़ाई की है ना आज तक, वो अपने वालदैन के लिए की है। अब नान के दाद के दोनों की तरफ से लोग हाँ, थोड़ा बहुत हो, बिल्कुल सही, वो आपके अंदर ना खुद ब खुद ही हो जाता है कि यार ये डीएनए तो में अच्छी चीज़ ट्रांसफर है। हो जाता है वो। अगर आप महफूज ही नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, एक रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद और लालच अगर आप रखेंगे तो मैं तो इसको बेईमानी समझता हूँ। तो मैं उसमें से निकल चुका हूँ। तो उसमें मेरे हाथ से जो कुछ हो सकता है मैं कर लूँ, तो उसमें खुशी होती है। मुझे अवार्ड्स मिलने की खुशी नहीं होती थी, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो लड़की थी, ये फ्री अपर हाँ, जिन्होंने बाद में बो गाटा गाया, ये हाँ। कुछ नहीं चौके छिक्के मारता हूँ। मौसीकी के अंदर आके जिस तरह के गाने बनाए, जिस तरह के काम किए, फिर लोगों के अंदर गए, बर्दाश्त भी बहुत आई, सब्र भी आया। जोहर टाउन में 20 साल बाद आया हूँ। 20 साल पहले जब आपसे मिलने आया था तो ये सारा इलाका बिल्कुल वीरान होता था। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने आपसे पूछा जवाब पे ये आप कहाँ रहते हैं। तो आज चीज़ें बदल गई हैं। जवाद अहमद, हमारे जैसे जैसे हम जवान हुए उस तरीके से हमारी ज़िंदगी में जवाद अहमद एक बड़ा अहम किरदार रहा। हम अपने बचपन के साथ आपको जोड़ते हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। यार मेरा तो बचपन जो था ना बड़ा आम लोगों जैसा था, क्योंकि मेरे वालिदैन मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास के प्रोफेसर्स थे और पढ़ाते थे दोनों। वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, अम्मी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में पढ़ाते थे, और दोनों सियासियात का मौजू पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस। तो मैं जो था, चूँकि इनका बेटा था, इसलिए, और भी हमारे 3 बहन भाई और हैं, एक बड़ी बहन है, फिर 2 मेरे से छोटे भाई हैं। तो हम उसी तरह पले बड़े जैसे कोई भी मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो पलते बढ़ते हैं। तो कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ये था कि वालिदैन बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने आज़ादी दी हुई थी हमें कि जो दिल करता है हम चूज़ करें अपने लिए। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, क्लब का कैप्टन भी रहा, फिर वेल्स कप का आखिरी मैच मैंने खेला था, जो मेरा आखिरी मैच था वेल्स कप का था। उसके बाद मैंने बैट को बड़ा कम हाथ लगाया, फिर ये मौसीकी शुरू कर दी। तो धुन एक ही थी कि मशहूर होना है बस, क्योंकि जहन में था कि आखिरकार सियासत करनी है। तो बस वो सफ़र जो था वो लंबा होता गया, क्योंकि शुरू में जो है वो जो गाने मैंने बनाए थे वो सोसाइटी के ऊपर थे। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो वही गाने चाहिए जो जिस पे हम डांस कर सकते हैं, या जिस पे हम कोई लव सॉन्ग हो, हम आपस में बातचीत करें, मोहब्बत की बात करें। तो फिर मैंने वो काफ़ी अर्सा किया। मेरे पहले एल्बम में जो हिट होने वाले गाने थे वो 2 बड़े गाने थे, 3 थे लेकिन 2 ज़्यादा बड़े थे। एक वो कहंदी है सैयां में तेरियां, वो भंगड़ा था, और एक था बिन तेरे क्या जिन। वो दोनों, एक रोमांटिक एक भंगड़ा, और तीसरा गाना अल्लाह मेरे दिल के अंदर था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे था पॉपुलैरिटी में। फिर मुझे समझ आ गई कि मुझे ये म्यूज़िक करना पड़ेगा अगर मैंने लोगों के अंदर जाना। तो इसी तरह फिर वो टाइम भी गुजर गया। फिर एक टाइम आया कि मैंने कहा फिर अब सियासत शुरू की जा सकती, क्योंकि अब मैं पूरे पाकिस्तान में क्रॉस सेक्शन में नोन हूँ, लोग मेरी बात भी सुन लेते हैं। तो फिर ये शुरू कर दिया। ज़िद्दी बच्चे थे? किसी के साथ ज़िद्दी नहीं था, अपने साथ बहुत ज़िद्दी था कि धुन आ गई, किसी चीज़ की धुन पकड़ ली तो बस फिर वो ज़रूर करता था। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जितने मर्जी मुश्किलात आए, फिर करना ज़रूर होता था। इस तरह का ज़िद्दी था, अपने साथ था। मतलब अपने साथ चैलेंज, उसको आप उसके साथ ज़्यादा खेलते थे, अपने चैलेंजेस के साथ? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे
दुनिया में ना आखिरकार मर जाना है सबने, मैंने भी मर जाना है, सब मर जाते हैं। डेथ सबसे बड़ी रियलिटी है। हर जिंदा होने वाला इंसान, पैदा होने वाला इंसान अपनी मौत लिखवा के आता है, नॉट इन द मेटाफिजिकल रिलीजियस सेंस, पर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मरना तो है ही उसने, कब मरना है तो उसे नहीं मालूम। तो मेरे जहन में था कि अब ये जो भी टाइम है इसको जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सिवाय ये कि वो कहते हैं ना कि आपकी आज़ादी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे का नाक शुरू होता है। तो वो किसी को तंग किए बगैर आप जितने भी आज़ादी से रह सकते हैं, मैंने सोचा कि अपनी जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ लाइफ में वो मैं बहुत जद्दोजहद के साथ और बहुत लगन के साथ करूँगा। स्कूलिंग कहाँ थी आपकी? स्कूलिंग मेरी, पहले मैं कैथीड्रल स्कूल से मैंने ओ लेवल्स किया था। उस ज़माने में 3 स्कूल्स में सिर्फ ओ लेवल्स होता था। एक हमारे स्कूल में होता था, एक एचएसएन कॉलेज में और एक सेंट एंथनीज में, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर मेरा जो लास्ट ईयर था उसमें मुझे पता चला कि बीकन हाउस अकेला ही था उस वक्त, बीकन हाउस ने भी ये करवाना शुरू किया। तो मैं उनका पहला बैच था जब मैं पास आउट हुआ था। हमारा स्कूल तो खैर पुराना ओ लेवल्स करवा रहा था, तो वो इसलिए स्कूल फ़र्क था बाकियों से क्योंकि मैंने मैट्रिक नहीं किया। और ओ लेवल्स के लाहौर में टोटल बच्चे जो थे वो मेरा ख्याल है 1000 भी नहीं होते होंगे। इसलिए स्कूलिंग मेरी जो थी वो मेरे वालिद साहब ने जो भी वो एक उस दौर में अच्छी करवा सकते थे उन्होंने करवाई। पढ़ाकू बच्चे थे? पढ़ाकू नहीं था लेकिन फर्स्ट आता था क्लास। फर्स्ट आता था। हाँ, पढ़ाकू नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ना थोड़ा सा शार्प था इस मामले में कि मुझे लग जाता था पता कि क्या पेपर में क्या आएगा। वो कई दफ़ा पास पेपर्स पढ़ लेते थे, कई दफ़ा सीनियर से पूछ लेते थे कि आपके ज़माने में क्या हुआ था, क्योंकि मुझे और चीज़ें बड़ी करनी होती थी तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं पूरा कोर्स करूं। लेकिन जो मैं करता था ना फिर मैं बहुत वो दिल लगा के करता था। तो कई दफ़ा ज़्यादातर यही होता था कि वो आ जाते थे क्वेश्चंस, और आपको पता थोड़ी बहुत तो चॉइस उसमें भी होती है। आपने 8 में से 5 करने हैं या 7 में से 4 करने हैं, तो वो मिल जाती थी। तो फाइनल ईयर में अलबत्ता मैं फर्स्ट नहीं आया क्योंकि उस वक्त मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। जब मैंने ओ लेवल्स का फाइनल दिया तो मैं बल्कि 3rd आया क्लास में उसमें, क्योंकि मैंने क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेलनी शुरू कर दी कि मैं अंडर-19 खेलना शुरू हो गया। तो हमें भावलपुर, कराची, हैदराबाद इस तरह इन शहरों में जाना पड़ा। तो वो छोटा बच्चा हो, ट्रैवलिंग शुरू कर दे, वो भी क्रिकेट टीम के साथ, तो उसके अलावा भी फिर आपका जहन बढ़ जाता है। तो वो मुझे थोड़ा सा अफसोस रहा कि मैं आखिरी क्लास में उस तरह नहीं पढ़ सका। लेकिन फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई से नाता ही टूट गया। फिर मैंने जितनी भी पढ़ाई की है ना आज तक, वो अपने वालिदैन के लिए की है और डिग्री लेने के लिए, ताकि मुआशरे में इज़्ज़तदार मकाम बना सकें। होता ये है कि आप जब एक स्पोर्ट्समैन होते हैं तो अपने एग्रेशन भी आ जाता है। एग्रेसिव थे बहुत, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ में पता नहीं लगता था कि मैं एग्रेसिव हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे बुरी चीज़ लगती है ना लाइफ में, वो बदअखलाकी और बदतमीज़ी लगती है। वो मुझसे नहीं बर्दाश्त होती अगर मेरे साथ कोई करे। अब मैं कर जाता हूँ बर्दाश्त, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में आ गया, वो दिल बहुत बड़ा करना पड़ता। उस ज़माने में लड़ पड़ता था। तो एग्रेसिव उस वक्त था। एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने एक तरह किसी से लड़ाई हो गई, तो उसने मुझे कोई 1-2 गालियाँ निकाली। मैंने भी जवाब में उसको एक गाली निकाल दी। अच्छा। उस वक्त तो मैंने निकाल दी उसको, मैंने ठीक ठाक मारा, उसने भी 2-4 मुझे लगाई होंगी। वो ख़त्म होने के बाद मैं घर आया, मुझे याद आया कि यार मेरे तो मुंह से बड़ी बुरी गाली निकली थी। फिर मैंने ना फैसला किया, मैंने कहा नहीं यार गाली नहीं निकालनी दोबारा। तो मैं उस वक्त से लेके आज तक ना तो मैं गाली सुनता हूँ ना मैं गाली किसी को देता हूँ। एजुकेशन प्रोसेस में जब आप होते हैं तो आपका कोई बहुत
जिसको हम लंगोटिया दोस्त कहते हैं, वो कौन है? अंगूठिए तो बहुत सारे लोग थे और हैं भी, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, कोई काफ़ी लंबी लिस्ट है। एक नहीं है कोई ऐसा। हल्का एबाब बड़ा था इसका मतलब है। हाँ जी, काफ़ी वो हमेशा कौन, से बढ़ा रहा है। वो कौन है जिसके साथ रेगुलर मुलाकातें रहती हो? वो ऐसा असल- कौन सा पुराना दोस्त है? असल में मेरे ज़्यादातर दोस्त बाहर चले गए, ओके। ज़्यादातर, और कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई इंग्लैंड में है। एक्चुअली जो ओ लेवल्स करते हैं ना लोग, वो ज़्यादातर नहीं रहते नहीं पाकिस्तान में, रहता। वो बाहर चले जाते हैं। एक मेरा दोस्त है फरहान बेग, जो कि यहीं होता है पाकिस्तान में, वो DIG अब तो IG होने वाला है, तो पुलिस में है वो है, और मैं हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और कोई नहीं। ये तो स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ मेरा राब्ता नहीं है। यूनिवर्सिटी के अलबत्ता कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ काफ़ी अभी भी है। यासिर मजीद सिद्दीकी हैं, वो कॉलेज से भी मेरे साथ ही पढ़े, बाद में उधर से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, उधर भी मेरे क्लास फेलो थे। बाद में UET लाहौर में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में भी दोस्त रहे। हम लोग दोनों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्लास फेलो थे। तो वकारुद्दीन भट्ट, वो भी मेरे UET में क्लास फेलो थे। क्लास फेलो। इमरान डार आर्किटेक्चर में थे, लेकिन मेरे सेशन फेलो थे, वो UET लाहौर से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर। मतलब जो नहीं जानते, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर को हम UET कहते हैं। UET। तो इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं इस वक्त। अब मैं उनका नाम अगर याद नहीं ना आएंगे तो वो बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे हैं। क्या लगता है ये जो आप आज, जिस वजह से आपकी एक सबसे बड़ी शनाख्त बनी, सिंगर, गुनगुनाने का शौक बचपन से था? गुनगुनाने का शौक इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिदैन बड़े प्रोग्रेसिव थे, और वो आर्ट और स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स भी डेफिनेटली, तो वो उसके साथ उनका एक था ताल्लुक़। वो पसंद करते थे म्यूज़िक को, वो पसंद करते थे कि गज़लें, पुराने गाने, तो वो सुनते भी थे। और मेरे वालिद साहब थे तो प्रोफेसर, लेकिन उनको मतलब महदूद हद तक उनको फ्लूट बजाने का भी शौक था। अच्छा। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं थे, फ्लूट प्लेयर, लेकिन शौकिया बजाते थे। तो मेरी फैमिली में मेरे एक सगे मामू हैं, उनको शौक था वो हारमोनियम का। वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो भी, और वो अब अमेरिका में रहते हैं, तो उनको भी शौक था। अच्छा। और मेरे एक चचा और थे, उनको भी अच्छा। थोड़ा बहुत शौक था। वो उनकी डेथ हो गई, अब नहीं है। तो फिर मेरे जो दादा थे ना, वो उनको भी असल में वहाँ से ही आया। उनको बैंजो, वो शौकिया सारे थे बैंजो बजाने का। अच्छा। लेकिन वो बैंजो भी मतलब एमेचर बजाते थे, वो शौकिया, प्रोफेशनल नहीं थे, और आता भी उस तरह नहीं था। लेकिन चूँकि जब घर में अब नान के दाद के दोनों की तरफ से लोग थोड़ा बहुत हो, बिल्कुल सही, वो आपके अंदर ना खुद ब खुद ही हो जाता है कि यार DNA ये में ट्रांसफर हो जाता है वो। इसलिए शादियों पे और फंक्शंस पे हम जब छोटे बच्चे थे, तो मैं और मेरे दोनों भाई हम गाना शुरू कर देते थे, और लोग कहते थे बड़ा अच्छा गाते हैं। तो बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ता गया। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़्यादातर सिंगर्स क्यों बन जाते हैं? मेरे अलावा मेरा ख्याल है सिर्फ वो है जुनैद जमशेद थे, उन्होंने भी मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग पूरी की थी। अच्छा। उनकी फैमिली को बेहतर पता होगा, मुझे लगता है हमारे टीचर्स कहते थे कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट नहीं की थी। नजम शराज ने भी नहीं की थी, वो तो उसका तो मुझे पक्का पता है, उसने छोड़ दी थी दरमियान में, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। सिविल इंजीनियरिंग। और मेरा ख्याल है कि फ़ाखिर जो है वो थोड़ी देर के लिए UT आया था, और फिर वो चला गया था टेक्सला। ओके। UT टेक्सला। UT टेक्सला।
मुझे लगता है कि शायद वो मैकेनिकल इंजीनियर है, या मैं गलत बात नहीं करना चाहता, या मैकेनिकल है या सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, तो इनमें से एक है। तो अली हैदर जो है मेरा ख्याल है वो सिविल इंजीनियर है, लेकिन वो एनईडी से है। एनडी से। और तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इंजीनियर होगा। एनएफसी जो है वहाँ से बहुत सारे सिंगर्स निकल रहे हैं हमारे फैसलाबाद में। वहाँ अच्छा, अब निकल रहे हैं वहाँ से बहुत ओके, सिंगर्स ओके, निकल ओके। रहे हैं, और बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब हैरानगी होती है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल और वो जिस तरह गा रहे हैं, तो वो गुड गुड। कभी आप आए फैसलाबाद तो आपको मिलवाएंगे उन लोगों से। जरूर। जब मैं बहुत छोटा था तो टेलीविजन 12 घंटे चलता था सिर्फ, 12 घंटे बिल्कुल ठीक, के बाद बंद हो जाता था। बंद हो जाता। वो जो बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, हाँ। मैंने इससे ज़्यादा बुरी लाइन कभी नहीं हाँ। सुनी। अगर आप टाइम ही नहीं देते अपने रिश्तों को, तो रिश्ते कहाँ रहते हैं? रहते तो हैं, वो कागज़ के फूल की तरह रह जाते हैं। जवाद भाई, किताबें पढ़ने का शौक था आपको? बहुत ज़्यादा था यार। हमारे ज़माने में ना, आप देखो ना ऐसा, हमारे ज़माने में ना तो सोशल मीडिया था, ना केबल थी, ना सैटेलाइट था। हमारे ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे, रेडियो था और टेलीविज़न था, और ज़रा से ज़्यादा सिनेमा था, और जो आप जाके देखते थे, तो करने को और कुछ होता नहीं था। बिल्कुल सही। हाँ, और टेलीविज़न भी जब मैं बहुत छोटा था तो टेलीविज़न 12 घंटे चलता था सिर्फ, 12 घंटे बिल्कुल ठीक, के बाद बंद हो जाता बंद हो जाता था। था। रात को, सुबह फिर चलता था। फिर चल। तो इसी तरह रेडियो को सुनता नहीं था, एफएम थे ही नहीं, एफएम नहीं थे, ये एएम था। एएम था जी। तो इसलिए आप ये ज़हन रखो कि वो वाली जो दुनिया है जिसमें टेलीफोन भी घर वाला ही था, और वो भी हर एक के पास नहीं था, तो मोबाइल तो था ही नहीं, तो इसलिए उसमें फिर किताबें पढ़ना, खेलना, पार्क्स में जाना, क्या बात है। और इवन घर वालों के साथ ट्रैवलिंग करना, मतलब पहाड़ों पे चले पहाड़ों पे गए वगैरह वगैरह, किसी और शहर में चले गए, किसी रिश्तेदार के घर ऐसे 2-3 दिन के लिए चले गए। बहुत एक्टिविटी। गर्मियों की छुट्टियां एक जी, बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। गर्मियों की छुट्टियों में तो जब मैं 8th क्लास में था ना, हाँ 8th क्लास में, हम नहीं 9th क्लास में, आप ज़हन में रखें कि हमारी 9th मैट्रिक वाली 8 थी, हाँ, क्योंकि हम सीनियर कैम्ब्रिज के थे, तो हम 9th 10th 11th करते थे, 11th करते 3 साल। तो 9th में हम चले गए थे, मुश्किल से मैं 15 साल या 16 साल का होऊंगा। तो हम पहले खानसपुर मरी चले गए, दोस्त मिल के, एक दोस्त के मामू थे उनके साथ। अगली दफा फिर हम अकेले ही नारायण चले गए। अच्छा। 16-17 साल का होऊंगा, हाँ। 16 साल का होऊंगा, जर से था। फिर हम नारायण चले गए, और वहाँ जाके हम थे कोई 7-8 लड़के थे, हमने खूब एंजॉय किया। बहुत ही इंडिपेंडेंट लाइफ थी। अच्छा, एक और बहुत अजीब बात थी उसमें, और वो मैं बहुत सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अब बच्चों में, कि आप साइकिल पे निकल गए हैं, और शुरू में तो ये हाल था कि मिडिल क्लास के जो लड़के लड़कियां थे, स्पेशली लड़के, वो किराए पे साइकिल लेते थे, बिल्कुल, और साइकिल घर में नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे। तो किराए पे साइकिल ली उनसे, 2 घंटे का किराया दिया उसको, और 2 घंटे चलाइए शहर में, जहाँ जा सकते, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जेहन में रखो कि वापस भी जाना, वापस भी जाना, 2 किराया घंटे बढ़ जाता था। हाँ, 2 घंटे के अंदर वापस आ गए। तो फिर जब अपनी साइकिल आ जाती थी तो सारा शहर छान मारते थे। और फिर जब दिल किया क्रिकेट का बैट पकड़ा, ग्राउंड चले गए, जब दिल किया आप मोहल्ले में खेलना शुरू कर दिया, और जब दिल किया दोस्तों के साथ ऐसे ही खाने पीने कहीं चले गए। मैं समझता हूँ, मैं छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ, 10, 11, 12 साल। अब तो मैं देखता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा दूर चले जाए ना घर से, तो माँ बाप मोबाइल से पूछते हैं कि किधर हो, किधर। इतनी इनसिक्योरिटी है। अब पार्क्स में कहाँ बच्चे आपको नज़र आते हैं, या खुद ही गए, या आपको बहुत कम है लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट
करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी है। यहाँ पे बड़ा खौफनाक वाक़या था वो जो ज़ैनब वाला केस हुआ। पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तरह के हो चुके हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं मिस करता हूँ वो चीज़ के मैं जा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं किसी भी हर जगह, लोग साइकिलों में फिर रहे हैं, बच्चे सड़कों मेन सड़क पे जा रहे हैं आराम से। बिल्कुल ऐसे। अब मैं मिस करता हूँ ये। अच्छा, और कितना अजीब था कि कोई मोबाइल्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन माँ बाप कितने इन्फॉर्म्ड थे, सिक्योर भी थे ना, सिक्योर थे। वो फीलिंग जो है ना सिक्योरिटी की, वो मेरा ख्याल है इंसान की सबसे जो इम्पोर्टेंट फीलिंग है ना इस प्लेनेट पे रहते हुए, जिसके बाद हर चीज़ शुरू होती है, वो यही है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। उसको ये पता हो कि मेरी हिफाजत है इस जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ, ताकि उसके बाद फिर उसके बच्चे भी कुछ करें, वो भी कुछ करें, आज़ादियाँ मिलें, सब कुछ। अगर आप महफूज ही नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, एक रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहता। ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे उसके अंदर से रंग निकाल लिए गए, बेरंग हो जाती है। पहाड़ पसंद है आपको? बहुत, लेकिन पहाड़ पे मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम, क्योंकि वक्त नहीं मिलता। वक्त भी नहीं मिलता। फिर वहाँ पे अब चूँकि मेरा जो म्यूज़िक था ना वो ऐसा था कि मैं पूरे पाकिस्तान में मेरा म्यूज़िक सुना जाता था। बिल्कुल ऐसे। तो मैं अब कहीं पे भी प्राइवेटली ट्रैवल कर नहीं सकता। फैमिली के साथ करूँ तो वो भी एक थोड़ा सा कम्बरसम होता है, और अगर मैं खुद जाऊँ तो वो भी फिर पब्लिक में बाहर अलबत्ता जाके मैं कभी कभी सोचता हूँ, उधर वैसे टाइम नहीं मिलता। आप शोज़ कर रहे होते हैं तो वो टाइम ही नहीं होता, थका हुआ होता है इंसान, इधर से फ़्लाइट पकड़ के उधर। लेकिन वहाँ पे अगर कभी मौका मिले तो फिर मैं निकल जाता हूँ कोई तो छोटे मोटे कोई जंगल में या किसी लेक पे, या अगर कोई पहाड़ है तो पहाड़ पे भी, लेकिन उसका कम मौका मिलता है। कम हो। रोते हैं अकेले में? बहुत दफ़ा। वो जो है ना, वो जो बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मैंने इससे ज़्यादा बुरी लाइन कभी नहीं सुनी। इंसान जो होते हैं ना, वो उनके अंदर सेंसिटिविटी होना इंसान होने की पहचान है बेसिकली। अंबिया अलैहिस्सलाम तक जो है उनको भी रोना आ जाता था, आंखों में आंसू आ जाता था। वली भी इस तरह के थे। इनकलाबी दुनिया में जो हुए हैं वो अपनी कौम के बारे में सोच के रोते थे। तो रोना तो नेचुरल है बड़ा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रोना जो आया वो मेरी मदर की डेथ पे आया। और 2008 में वो की डेथ हुई, और मैं किसी के सामने नहीं रोया, खुद ही रोया। जब भी रोया, काफ़ी दफ़ा रोया मैं, क्योंकि वो होती फीलिंग ये है कि आप घर में हैं तो वो हैं, अगले दिन आप तो हैं वो नहीं है, तो आप कोई यकीन नहीं आता, तो आप अंदर आते हैं तो आप सोचते हैं। काफ़ी अरसे के बाद तक भी मुझे याद है 15-20 दिन गुजर गए, तो मैं 15-20 दिन बाद में पहली दफ़ा एक्टिविटी कोई मैं करने चला गया। तो मैं वापस आया तो वही सुबह का टाइम हो गया हुआ था। तो मैं कोई 6 बजे होंगे सुबह के, तो मैं अंदर एंटर हुआ तो वो एग्जैक्ट वो टाइम था जब मेरी मदर उठ के तो चाय बना रही होती थी। तो मैं सीधा कमरे से दरवाजे से निकल के किचन में गया कि अम्मी खड़े अनकॉन्शियसली। हाँ, और मैं वहाँ गया, मैंने सोचा कि ये दिन अच्छा कमरे में होंगी, भूल गया आगे वो उनकी डेथ हो गई। उस दिन मैं काफ़ी रोया था। किस नाम से बुलाती थी आपको? जवाद ही कहती थी? जी, धन्यवाद। कौन सी बात बहुत खुशी देती है आपको? यार सही बताऊं, अब आपको ये क्लीशेड बात ना लगे कि ऐसे कह रहे हैं, मुझे ना खुशी मिलती है जब मुझे लगे कि मैंने कोई इंसानों के लिए कुछ किया। मतलब देखो, मैंने ना जितना कुछ अचीव कर लिया ना थोड़ा बहुत इस मुल्क में, तो मैं भूखा नहीं मर सकता, मेरा ख्याल है। पता तो नहीं होता, लेकिन मैं पूरी दुनिया भी मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाए ना, ये जो कि नहीं होगा कभी, मैंने कौन सा कोई किसी के लिए बुरा सोचना है, तो फिर भी लोग मुझे ये सोच के कि यार ये जवाद अहमद है,
तो खाना ज़रूर खिला देंगे मुझे। इसी तरह मैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़्यादा नहीं गिर सकता, मेरा ख्याल है, मतलब प्रोबेबिलिटी यही है। तो मुझे कोई शौक वोक है नहीं अब कोई, मुझे कोई लालच बिल्कुल शुरू से नहीं रहा, फिर अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो ये ना समझें कि मैं उनको भी कह रहा हूँ आपको भी ना हो। नहीं, आप रखें लालच आगे बढ़ने का, लालच रखें अपने ख़ानदानों को बेहतर पालने का, आप लालच रखें कि आप ज़िंदगी में इतना कमा सकें कि उसके बाद आप स्टेबल होके लाइफ में और बड़े परसूट्स की तरफ भी जा सकें। ये ज़रूर रखें, इतना ज़रूरी है। लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद और लालच अगर आप रखेंगे तो मैं तो इसको बेईमानी समझता हूँ। तो मैं उसमें से निकल चुका हूँ। तो मुझे अब ये लगता है कि मैंने जो लाइफ गुजारनी है बाकी की, तो उसमें मेरे हाथ से जो कुछ हो सकता है मैं कर लूँ, तो उसमें खुशी होती है। मुझे अवार्ड्स मिलने की खुशी नहीं होती थी। अवार्ड्स मिलते थे मुझे पहले तमगा इम्तियाज़ मिला, सदारती अवार्ड था, फिर मुझे दूसरा सदारती अवार्ड मिला, सदार इसार, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, वो मैं जोड़ता हूँ इसके साथ। फिर मुझे तीसरा सदारती अवार्ड मिला, मुझे कोई खुशी नहीं होती थी। इसलिए पता चल जाए ताकि उनको लगे कि यार ये ज़रूर कोई चीज़ है, और ये जब मैं इनके साथ दोबारा काम करूँगा ना तो ये मुझे ना थोड़ी सी मुझे कुछ थोड़ा सा क्रेडिबल समझेंगे। तो आप बिलीव करोगे मेरे जहन में सिर्फ ये होता था। मैं आज भी सोचता हूँ कि ख़ास तौर पर मेरी मदर की डेथ के बाद तो बिल्कुल शौक ही नहीं था इन चीज़ों का। अम्मी को ला के दे दिया पहला अवार्ड, तो चलो वो खुश हो गई, बड़ा मज़ा आया, घर वाले भी। मेरा ख्याल है कि यही एक वजह है कि पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ और जितनी कोई ज़िंदगी रह गई है बस उसमें यही कुछ कर लें तो ये खुशी देती है। हजूम पसंद है या तन्हाई आपको? दोनों पसंद है यार, लेकिन हजूम जब कोई अपने मर्जी के लोग हों तो पसंद है, बेहंगम हजूम तो नहीं पसंद। लिखाने का शौक? पहले तो बहुत लिखता था, डायरीज भरी हुई हैं ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन अब मैं मोबाइल पे लिखता हूँ कभी कभी नोट्स की सूरत में। लेकिन वो जो होता है ना बाकायदा कहानीकार होना, वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने लिए लिखता हूँ कि कुछ अपने आप को समझाने के लिए, कुछ याद कराने के लिए, या कोई चीज़ अच्छी सोच में आई है तो वो उसको लिख दिया कि आइंदा कभी बोलने की पड़े तो इधर से नोट्स ले लें। तो ये जवाब पे जो डायरियाँ भरी हुई हैं, ये कौन सा दौर था, कब से लिख रहे हैं? उफ, बहुत पुराना। इतनी डायरीज हैं कि मेरा ख्याल है कम से कम 30-40 डायरीज होंगी। अच्छा। इतनी मोटी जो है। और वो हाँ, वो एक बहुत, वो एक होता था आटे के तोड़े का थैला होता था। हाँ जी। तो वो काफ़ी बड़ा था, लंबा सा। तो उसके अंदर मैंने एक दफ़ा सब डाल दी थी। तो फिर मैंने डाल के ना तो उसको ऊपर से रस्सी बांध के ना मैंने उसको एक अलमारी के ऊपर रख दिया था। कुछ अर्सा पहले मैंने वो निकाली दोबारा, मैंने सोचा मैं पढ़ता हूँ। पढ़ी तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन वो टाइम ही नहीं था। एक डायरी मुश्किल से थोड़ी सी पढ़ी होगी। अच्छा, उसमें ऐसे ऐसे नंबर्स निकले, ऐसे ऐसे लोग निकले कि वो भूल गए मैं। उस ज़माने में नंबर भी छोटे छोटे होते थे। मुझे याद है घर के जो नंबर थे वो 5 डिजिट के होते, 5 डिजिट होते। उसके बाद 6 हो गए, 7-8 तो कहीं जाके आए थे ना बाद में। मोबाइल भी जो था वो उसमें ये होता था कि ये 8 नहीं था पहले, 4 से स्टार्ट होते थे। 4 से स्टार्ट होते थे, बिल्कुल ऐसी है। 2 से 4 से 5 से, जैसे इस्लामाबाद और बिल्कुल ऐसी। लेकिन एक और बात ये थी कि आपके रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग होते थे क्योंकि आप टाइम देते थे ना। टाइम देता था। अगर आप टाइम ही नहीं देते अपने रिश्तों को तो रिश्ते कहाँ रहते हैं? रहते तो हैं, वो कागज़ के फूल की तरह रह जाते हैं, खुशबू नहीं आती अंदर से। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना रिश्ते, वो हमारे ज़माने में, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि आजकल के लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए उनको एक दूसरे को, तो और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाते हैं। वो ही लड़की हैं जो मुझे एक दफ़ा पीटीवी में मिली थी और एक दफ़ा हमारे साथ ये इन्होंने कश्ती में वो कि इंज़माम आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? तो इंज़माम ने कहा
फारिग वक्त में मैं सोता हूँ। मैं लाइव गाना पसंद करता था। वो कह रहे थे जी पीछे से गाना चलेगा, आपको लिप सिंक करना है, तो मुझे आप समझो कि मुसीबत पड़ जाती है। मैंने अशफाक अहमद साहब की तहरीर की भी एक यूट्यूब पे लॉन्ग प्ले देख रहा था, मन चले का सौदा। तो अचानक देखते 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 एक जगह ऐसी आई कि कॉन्सर्ट का एक शूट था, उसके अंदर एक गैदरिंग थी, तो उसके अंदर एक नौजवान पतला सा और लंबे से बाल, और वो जब मैंने गौर किया तो देखा कि जवाद अहमद। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद आपकी ज़िंदगी की वो पहली परफॉर्मेंस है टीवी पे। क्या ऐसे ही था या इससे पहले भी आप इससे पहले कब आ चुके हुए थे? नहीं, मैंने असल में ना ये जुपिटर्स का दौर था। जुपिटर्स का दौर। मैं बैंड में गा रहा था और मैं उनका लीड वोकलिस्ट था। और जुपिटर्स आपको पता है ना, पाकिस्तान के दो बड़े बैंड थे उस वक्त, एक वाइटल साइंस था और एक जुपिटर्स था। हमारा गाना था यारो ये दोस्ती यारो, बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में। तो ये उस ज़माने की बात है। तो होता ही था कि जो जुपिटर्स को बनाने वाले थे, नईम सईद नाम था उनका, उनका ऑफिस था, हम वहीं प्रैक्टिस भी किया करते थे। हम यंग लोग थे सारे, तो इकट्ठे बैंड में, बल्कि बड़े मज़े की बात बताऊं कि हमारे बैंड में जितने भी लोग थे, हम जब शो करते थे ना, तो जो पैसे आते थे वो इक्वली डिवाइड होते थे। सिंगर को ज़्यादा नहीं मिलते थे, सब इक्वली डिवाइड होते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, बराबरी का कॉन्सेप्ट था। हाँ, बराबरी का कॉन्सेप्ट। पार्टी भी हमारी बराबरी पार्टी है। बहरहाल, तो उस ज़माने में उनके पास वो आए थे पीटीवी वाले, उन्होंने कहा कि अशफाक साहब ने कहा कि लाहौर का जो सबसे अच्छा बैंड है ना, मुझे उनके साथ ना एक ड्रामे का एक एपिसोड रिकॉर्ड करना है। तो क्योंकि हमारा बैंड तो पाकिस्तान का बड़ा बैंड था, लाहौर का तो छोड़े, तो वो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे पास आ गए प्रोड्यूसर्स पीटीवी के, राशिद डार थे मेरा ख्याल है इसके प्रोड्यूसर जो। राशिद डार। हाँ, तो वो उन्होंने आके कहा कि यार आप ज़रा ये करें, तो फिर हम चले गए। तो वो एक्चुअली पूरा दिन का शूट था। हम रावी पे भी गए थे। रावी पे एक, बल्कि मज़े की बात एक और है, उस ड्रामे में फ्रिया परवेज़ भी थी। प्रिया परवेज़। और वो जो थी ना कश्ती, जो रावी वाला था सीन, उसमें ये भी बैठी हुई थी। वो बाद में मुझे पता चला कि ये जो लड़की थी, ये प्रिया परवेज़, हाँ, जिन्होंने बाद में बो काटा गाया, ये हाँ। वो ही लड़की हैं जो मुझे एक दफ़ा पीटीवी में मिली थी, हाँ। और एक दफ़ा हमारे साथ ये इन्होंने कश्ती में वो, और उसमें वो ना गा रही थी ना कुछ, वो एक्ट्रेस थी मेरा ख्याल है उस वक्त। दोबारा वो एक, तो वो शूट था पूरा, और उसके बाद एक दिन और हम गए थे, जब हमने, पता नहीं वो आपने देखा नहीं देखा, उसमें ख़याम सरदी जो थे वो हमारे बैंड के सामने खड़े होके वो वजद में आ जाते हैं, और वो बिल्कुल देखा मैंने। हाँ, वो एक और दिन रिकॉर्डिंग हुई थी हमने, मतलब 2 दिन रिकॉर्डिंग की थी। हाँ, अच्छा। एक दिन हमने की थी जो पहला दिन था, और एक अगला दिन। तो वो अशफाक साहब का वो जो था ना, तुम अपनी मस्जिद को जाओ मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, तो ये था। और हमने कंपोज किया था, उसको अरेंज किया था, गाया भी था। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था। मेरी सेकंड परफॉर्मेंस थी वो। पहली जो थी वो कोशिश प्रोग्राम था, एक मेरी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस जो थी टीवी के ऊपर, उससे मेरे साथ इंज़मामुल हक थे। अच्छा। हुआ ये था, वो एक प्रोग्राम था, उसका नाम था कोशिश। तो उसमें वो यंग लोगों को बुलाते थे जो नए नए किसी भी फील्ड से होते थे। हफीज़ ताहिर करते थे वो प्रोग्राम। उन्होंने मतलब नईम सईद जो थे उनको कहा कि ये लड़का जो है ये चाहिए, उनको इसको भेजें। साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक नया लड़का आया है उसका भी मैं ले रहा हूँ इसमें, इन दोनों का इंटरव्यू होगा। तो मैं चला गया। तो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में, शोज़ पे तो बहुत हम गाते थे ना, लेकिन टीवी पे आ गए पहली दफ़ा, तो मुझे परफॉर्मेंस
करने को उन्होंने कहा जी खड़े हो जाएं और वो गाना आपका चलेगा पीछे से, हाँ। यार वही दोस्ती है, और आपने उस पर लिप सिंक करना है। तो वो मैंने किया, तो मुझे याद है इंजमाम मुझे ऐसे करके देख रहा था, वो छोटा सा था। और फिर मुझे एक और बात बड़ी मज़े की याद है, उन्होंने मुझसे तो पूछा कि आप कॉलेज में क्या करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो क्या, जो भी मैं जब जहाँ भी था उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे जो स्टूडेंट से और किसी टैलेंटेड यंगस्टर से पूछते हैं हम, जो उनको टैलेंटेड लग रहा होता है। तो इंजमाम चूँकि अभी क्रिकेट टीम में आए थे और मतलब क्रिकेट टीम का पार्ट थे, बिल्कुल यंग थे, उनसे मुझे याद है कॉम्पेयर ने पूछा कि इंजमाम आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, तो इंजमाम ने कहा फारिग वक्त में मैं सोता हूँ। अच्छा, इस बात से पहले मुझे बड़ी हंसी आई कि मैंने अपनी हंसी ना जब्त कर ली। तो उसने फिर दोबारा पूछा, उसने कहा अच्छा तो सोते हैं तो सोते में क्या ख्वाब देखते हैं, तो इंजमाम ने कहा कुछ नहीं, चौके छक्के मारता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह पूरे फिक्रा याद है और मैं हंस पड़ा। मुझे हंसी आ गई, वो पहली दफा परफॉर्मेंस थी मेरी। मासूमियत जिंदा है आपकी अभी तक अंदर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब नहीं है। मौसीकी में आके काफ़ी सारे जो है ना गुर और चालाकियाँ और पता नहीं क्या क्या जब आपके साथ होती हैं तो आपको भी ऐसे ऐसा पता लगता है, फिर आपको भी सीखनी पड़ती हैं। मैंने किसी के साथ धोखा दी नहीं की आज तक, ना मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए हैं, ना मैंने झूठ बोले हैं लोगों के साथ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कितनी बात कहाँ करनी है और किन लोगों के साथ कितना चलना है। तो पहले तो ये भी पता नहीं होता था, तो कोई भी मुझे धोखा दे के जा सकता था। मैं इस हद तक मासूम कहें या सादा कहें कि मेरी वालदा साहबा जो थी वो कहती थी कि मेरे वालिद साहब को भी कहती थी कि ये जो है ना लड़का, इसका जो है ना हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो मतलब जो इसको जो कोई कहता है उसकी बात सच मान लेता। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है अपने बारे में, मैंने बड़े नुकसान उठाए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे धोखा देना ज़रा मुश्किल होगा लोगों के लिए, लेकिन मैं ख़ुद भी किसी को धोखा नहीं देता। कब ये महसूस होता है आपको कि ज़िंदगी में अम्मा अब्बा के दौर के हवाले से अगर बात करें कि ये एक ऐसी मोमेंट थी जिसमें मुझे होना चाहिए था और मैं नहीं था, वो कौन सी चीज़ ऐसी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मोमेंट है। मेरी मदर जब बीमार हुई हैं तो फिर उनके साथ मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा। हाँ, अलबत्ता ये है कि एक दफ़ा मैं कराची था और मेरी मदर जो थी वो रात को ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। डॉक्टर्स हॉस्पिटल यहाँ पे है, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है, जौहर टाउन में ही है। लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, लेकिन ये इसमें मसला ये कि अमीर लोग जाते हैं, गरीबों का अस्पताल नहीं है ये। तो जिनके पास पैसे हैं वो चला जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहाँ बाहर उनको ले गए वहाँ, और सबसे करीब वही था। तो वो मैं कराची था, तो मुझे कहा गया कि ये हो गया। वो टाइम था इतना ज़्यादा कि उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं फ़्लाइट भी कोई नहीं थी वापस आने की। तो मैं फिर मेरे एक दोस्त थे जो लिवर स्पेशलिस्ट थे और मेरे दोस्त थे, तो मैं कराची में उनके घर, मैं उनको बहुत फ़ोन किए, वो फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने सोए थे। तो मैं उनकी तरफ चला गया रात को 2-2:30 बजे, अपने होटल से निकल के शो करने गया हुआ था। तो मैंने उनको जाके उठाया, तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, वो बेचारे बड़े परेशान आए कि क्या हुआ। मैंने उनको पता था कि मेरी मदर वो सजेस्ट भी करते थे कभी कभी, तो मैंने उनसे कहा इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भी बात करता हूँ मेरे इधर बहन भाइयों से। उन्होंने बात की, तो वो चूँकि इमरजेंसी में लेके गए हुए थे, तो वो लिवर स्पेशलिस्ट उस वक्त था कोई नहीं, 2-2:30 बजे रात के।
तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये करें। मेरी मदर का शी वॉज डाइंग ऑफ लिवर सिरोसिस, जो कि हो जाता है, कोई हेपेटाइटिस सी हो गया था। तो मतलब उस ज़माने में तो बहुत बुरी हालत नहीं थी, लेकिन कभी कभी उनको एकदम हो जाता था। तो वो मुझे याद है, वो उस दिन मैंने सोचा था यार मुझे वहाँ होना चाहिए था। जवाद भाई बड़ा सेंसिटिव होता है आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा। फ़नून लतीफ़ा से आपका एक कैरियर और उसमें आपको एक इज़्ज़त मिलना, वो सारा कुछ, बड़ी हैरानगी होती है बात सुन के। मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी आपको सुना है कि आपने ये कैरियर ज्वाइन ही इसलिए किया था कि आपने पॉलिटिक्स, एक बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया, और ये बीच में जो आपने सिंगिंग के हवाले से, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तहान था। सेंसिटिविटी से एग्रेशन की तरफ शिफ्ट होना, ये कैसे सीखा आपने, ये कैसे होता है? नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता एग्रेसिव होने का। मैं पहले एग्रेसिव था, मैंने उनको बताया भी है, जवानी में थे, और वो ऐसे ख़त्म कर दिया। मौसीकी के अंदर आके जिस तरह के गाने बनाए, जिस तरह के काम किए, फिर लोगों के अंदर गए, बर्दाश्त भी बहुत आई, सब्र भी आया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी काम डाउन होना शुरू हो गया। और एक बात तो आपको भी पता है, आप 20 साल पहले भी मिले थे, कि हमेशा से एक सीरियस और फोकस्ड लाइफ गुजारी है। सीरियस माइंडेड आदमी था। इवन मौसीकी के अंदर जब मैं खड़ा होके गाता था ना, तो मुझसे लिप सिंक नहीं होता था, मैं लाइव गाना पसंद करता था। वो कह रहे थे जी पीछे से गाना चलेगा, आपको लिप सिंक करना है, तो मुझे आप समझो कि मुसीबत पड़ जाती है कि यार ये क्या फेक चीज़ मैं कैसे करूं, तो अपने आप से लड़ना पड़ता था। तो मैं इस तरह का था। चली कहानी के सिलसिले में आपसे तो कई दिन बात हो सकती है। शुक्रिया आपका। मैं हमारे जाते हुए एक सिलसिला है हमारा, जिसमें हम अपने मेहमान को एक किताब गिफ्ट करते हैं। ये मैंने जो आज किताब आपके लिए चुनी है, वो माजी बानो कुदसिया जी की दूसरा दरवाज़ा, और इसमें आपके लिए एक तहरीर मैंने लिखी है, और इसमें लिखा है कि मेरे बहुत प्यारे जवाद अहमद, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझने के लिए ज़िंदगी से गुज़रना उतना ही अहम है जितना मौसीकी के लिए सुर का होना अहम है। आपने अपनी गायकी के ज़रिए लोगों में मोहब्बत के साथ साथ पाकिस्तानियत को भी बहुत फ़रोग़ दिया। एक खामोश तबीयत इंसान से इनकलाब की गुफ्तार करने का ये सफ़र आपकी शख्सियत में और देखने वालों की नज़र में एक नई हैरानगी बनता जा रहा है। आप जिस सफ़र पे निकले हैं, इसमें वक्ती तौर पर इंसान तन्हा होता है, मगर फिर काफ़िले मिलकर मंजिल को अपनी जानिब खींच ही लेते हैं। चली कहानी के सफ़र में आपने हमें अपनी कहानी सुनाकर देखने वालों को एक नया रास्ता दिखाया। मोहतरमा माजी बानो कुदसिया जी की ये किताब दूसरा दरवाज़ा आपकी हिम्मत और हौसले को मज़ीद बुलंद करेगा। हम मुंतज़िर हैं उस वक्त के कि जब लोग आपकी सोच को अपना रास्ता समझेंगे। आपका बहुत अपना एहसन सैयद। थैंक यू वेरी मच एहसन, वेरी वेल रिटन, वेरी काइंड ऑफ यू।